एड रॉथ टेलर रफियन के एक बहुत पावरफुल नोबल परिवार का बेटा है। एकेडमी में उससे सब डरते हैं, उसकी बुलिंग और बुरे बर्ताव की वजह से, जहां वो एकदम राजा की तरह रहता है। एक दिन एड को उसके घर से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि उसे फैमिली से निकाल दिया गया है और फैमिली रजिस्टर से भी उसका नाम हटा दिया गया है। वो अपना सब कुछ खो देता है, अपना टाइटल, अपनी दौलत और यहाँ तक कि उसे उसके डॉर्म रूम से भी निकाल दिया जाता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके डाउनफॉल के बारे में बातें करते हैं। उसकी बुरी रेप्यूटेशन की वजह से वो अभी भी उससे दूर रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि उसके साथ ये सही हुआ क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश की थी। एड को लगता है कि लाइफ अनफेयर है। जो लोग उसे जज कर रहे हैं वो उसके असली रूप को नहीं जानते। वो वैसा विलन नहीं है जैसा वो लोग सोचते हैं। सच्चाई तो बहुत अजीब है। वो अपने फेवरेट वीडियो गेम द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया में आ गया है। इस गेम में वो कोई हीरो या जीनियस नहीं है, बल्कि एक छोटा सा विलन है जो स्टोरी की शुरुआत में ही आता है। ये कैरेक्टर कमजोर है, पावरलेस है और गेम की एंडिंग में उसकी किस्मत में भिखारी बनना लिखा है। एड अपने स्टैट्स चेक करता है और बहुत होपलेस फील करता है। उसका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और मैजिक इतना कम है कि शर्म आ जाए। उसे एक मैजिक का स्टूडेंट होना चाहिए था, पर यहाँ तक कि एक किसान एनपीसी के स्टैट्स भी उससे बेहतर हैं। उसे समझ आता है कि इसीलिए गेम में उसका कैरेक्टर इतना मामूली है। लेकिन एड वो एंडिंग नहीं चाहता जहां वो भिखारी बन जाए। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी किस्मत बदलेगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एकेडमी अभी भी उसके लिए एक नई लाइफ शुरू करने का चांस है। ये एक टॉप स्कूल है और जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। वो जानता था कि सिनेरियो का स्टार्टिंग पार्ट बहुत टफ है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि उसके पहले सेमेस्टर की फीस पहले से ही भरी हुई है, एड डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा, मेहनत करेगा और गेम की अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके सरवाइव करेगा। उसका गोल है ग्रेजुएट करना और एक शांत लाइफ जीना। लेकिन उसके लो स्टैट्स उसे डाउट में डाल देते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसलिए वो सेमेस्टर शुरू होने तक अगले 10 दिन सरवाइव करने पर फोकस करने का डिसाइड करता है। स्टूडेंट्स और उनकी घूरती नज़रों से बचने के लिए एड एकेडमी ग्राउंड्स छोड़कर पास के जंगल में चला जाता है। पहले दिन वो लकड़ियां काटने और उन्हें मैजिक से मूव करने की कोशिश करता है। उसका कमजोर मैजिक उसकी एनर्जी जल्दी से खत्म कर देता है और उसे भूख लगने लगती है। अपने दादा की एक कहानी याद करके एड पेड़ की छाल से स्ट्यू बनाने की कोशिश करता है। उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि लकड़ी खाने से ज्यादा बनाने के काम आती है। एड एक शेल्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो लकड़ियां काटता है, एक फ्रेम बनाता है और सब कुछ जोड़ता है। घंटों की मेहनत के बाद उसका शेल्टर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। उसके स्टैट्स थोड़े इम्प्रूव होते हैं और उसे एक छोटा सा अचीवमेंट मिलता है। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। एड नोटिस करता है कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि हाथों के काम में भी अच्छा है। अपनी इन्हीं स्किल्स का यूज करके वो एक हारपून बनाता है, जिससे एक और अचीवमेंट अनलॉक होता है। वो हारपून से मछली पकड़ता है, उसे पकाता है और 2 दिन में अपना पहला ठीक ठाक खाना एंजॉय करता है। पहली बार उसे लगता है कि वो सरवाइव कर सकता है। खाना खाते वक्त एड को अपने पीछे किसी की आवाज आती है। वो मुड़ता है और प्रिंसेस फेनिया को देखता है। वो कोल एम्पायर की तीसरी राजकुमारी है और वही इंसान है जिसने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम उसकी चीटिंग पकड़ी थी। उसकी वजह से एड ने सब कुछ खो दिया। अब वो उसे एकेडमी में देखकर गुस्से में लग रही है। फेनिया को समझ नहीं आ रहा कि एड को अभी तक निकाला क्यों नहीं गया। वो सोचती है कि वो बेशर्म है और उसे एकेडमी छोड़ने की वार्निंग देती है। एड नर्वस हो जाता है क्योंकि फेनिया के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो झूठ पकड़ सकती है। अगर वो उसकी रिपोर्ट कर देगी तो उसे निकाल दिया जाएगा और उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो उसे डांट रही होती है, एड देखता है कि उसकी मछली आग में जल रही है, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। एड जानता है कि उसे फेनिया को शांत करना होगा। वो उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है, फिर बस नीचे झुकता है और उसे थैंक यू बोलता है।
फेनिया हैरान हो जाती है। उसे एड के अंदर कोई झूठ नहीं दिखता। वो एड की फैमिली रॉथ टेलर को जानती है, जो इंसानों पर अपने जेनोसाइडल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बदनाम है और उन्हें एक ट्रैश फैमिली माना जाता है, जिसे या तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या मार देना चाहिए। लेकिन एड के लिए मामला अलग है। वो लकी है क्योंकि उसे उसकी फैमिली ने पहले ही निकाल दिया है। इससे उसे एकेडमी में एक एडवांटेज मिलता है, वरना गेम में उसके लिए कम हो जाता। एड सोचने लगता है कि वो जंगल में अकेले बिना किसी एस्कॉर्ट या यूनिफॉर्म के क्या कर रही है। उसे याद आता है कि वीडियो गेम की टाइमलाइन के हिसाब से ये शायद क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के लिए है, जहां स्टूडेंट्स को मैजिकल बीट्स ढूंढने होते हैं। एड जानता है कि फेनिया क्लास ए ज्वाइन करना चाहती है, जो एकेडमी की टॉप क्लास है। वो उसकी हेल्प करने का ऑफर देता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना हेल्प के वो टेस्ट पास करने में स्ट्रगल करेगी। फेनिया को उसके ऑफर पर शक होता है। उसे लगता है कि ये कोई चाल हो सकती है। एड शांत रहता है और जोर देकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। वो उससे कहता है कि अगर वो झूठ बोले तो वो उसे तुरंत निकलवा सकती है। ये उसका आखिरी मौका है और वो जानता है कि उसे फेनिया को ट्रस्ट करने के लिए मनाना ही होगा। एड फेनिया की हेल्प करता है, उसे मैजिकल बीट की एग्जैक्ट लोकेशन बताकर, जो आइलैंड के बीच में मिरिल्डा के गार्डियन ट्री के नीचे छिपा हुआ है। उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो वहां जाती है और उसे बीट बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा एड ने बताया था। फेनिया हैरान और कंफ्यूज्ड फील करती है। जिस एड को वो 3 दिन पहले जानती थी, वो एक चीटर और झूठा था, लेकिन अब वो उसके इस नए वर्जन को समझ नहीं पा रही है। अगले दिन क्लास प्लेसमेंट टेस्ट खत्म हो जाते हैं और स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशन का वेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रोफेसर ग्लास्ट आते हैं और सबसे अपने जमा किए हुए बीट्स दिखाने को कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग चीजें जैसे मैजिकल एग्स लेकर आगे आते हैं, लेकिन टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करने की वजह से उन्हें क्लास एफ में डाल दिया जाता है। प्रोफेसर समझाते हैं कि सक्सेस के लिए जो बीट्स जरूरी थे उनमें मैजिकल पावर नहीं थी, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। इनमें से 2 बीट्स मेन प्रोटैगनिस्ट्स जिक्स और लॉर्टेल ने ढूंढे थे। फिर प्रोफेसर ग्लास्ट अपना हाथ उठाते हैं और उस आखिरी स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हैं जिसने गार्डियन ट्री से तीसरा बीट निकाला था। वो उस स्टूडेंट को क्लास का टॉपर घोषित करते हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। नदी के किनारे बैठकर एड एक साधारण सी फिशिंग रॉड बनाता है, जिससे उसे एक और अचीवमेंट मिलता है। उसे गेम से याद है कि प्रिंसेस फेनिया ने बहुत तेज जजमेंट स्किल्स डेवलप की थी, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई थी जो उसकी चापलूसी करते थे या उससे झूठ बोलते थे। वो झूठ पकड़ने में इतनी अच्छी हो गई कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन इस स्किल ने उसकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में फेनिया को प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल उसकी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की वजह से मिलता है। वो क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में फेल हो जाती है और इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करती है। आखिर में खुद को साबित करती है और रिस्पेक्ट कमाती है। एड जानता है कि अगर वो उसे मैजिकल बीट की जगह बता देगा तो वो निकाले जाने से बच सकता है, लेकिन इससे ओरिजिनल स्टोरी खराब हो जाएगी। अगर स्टोरी बहुत ज्यादा बदल गई तो एड के पास गेम के बारे में जो भी नॉलेज है वो बेकार हो जाएगा और वो अपना एडवांटेज खो देगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एड फेनिया को बीट के बारे में देता है वो गिफ्ट जैसा दिखने के बावजूद असल में एक चालाकी से बिछाया गया जाल है। फेनिया अपनी रॉयल आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेटस से मिलने वाली स्पेशल ट्रीटमेंट से शर्म आती है। वो अपने स्टेटस पर डिपेंड किए बिना खुद को प्रूव करना चाहती है। हालांकि बीट उसे प्लेसमेंट टेस्ट में टॉप रिजल्ट्स की गारंटी देगा, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसे बिना अपनी मेहनत के पाना उसके उसूलों के खिलाफ होगा। फेनिया सही रास्ते पर चलने के लिए डिटर्मिन्ड है और इसी तरह वो ओरिजिनल स्टोरी में प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल कमाती है। क्योंकि एड फेनिया से झूठ नहीं बोल सकता, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए माइंड ट्रिक्स का यूज करता है। जैसा वो प्रिडिक्ट करता है, फेनिया बीड लेने से मना कर देती है, जिससे उसके पास टेस्ट पास करने के लिए बीड नहीं रहता। उसके बजाय एक दूसरी स्टूडेंट लूसी उस बीड को ढूंढ लेती है। फेनिया गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो जानती है कि एड ने उसे सच बताया था, इसलिए वो उसे सजा नहीं दे सकती, लेकिन उसके एक्शंस ने फेनिया का खुद के दम पे सक्सीड होने का चांस बर्बाद कर दिया। एड राहत और खुशी महसूस करता है कि उसने एकेडमी में अपनी जगह बचा ली और स्टोरी को ट्रैक पर रखा। वो जल्दी से नए सेमेस्टर की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए एकेडमी वापस जाता है। सेरेमनी में एड खाना खाता है और एंजॉय करता है, पहले से ज्यादा आराम से महसूस करते हुए। बहुत से स्टूडेंट्स उसके व्यवहार में बदलाव नोटिस करते हैं। जिस एड को वो एक बुली और बदनाम ट्रबल मेकर के रूप में जानते थे, वो अब बिल्कुल
अलग इंसान लगता है। एड का फोकस अब क्लियर है। उसका एक ही गोल है एकेडमी से ग्रेजुएट करना। स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में एक लड़की है जो एड को नोटिस किए बिना नहीं रह पाती। वो उसे ध्यान से देखती है, इस बात से हैरान कि वो कितना बदल गया, जैसे कि वो बिल्कुल नया इंसान हो। एकेडमी में उसके पहले दिन फैकल्टी ने सबकी तारीफ की जो नए बेहतर रूप में एकेडमी तक पहुंचे थे। लेकिन एड को अचानक से प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो सबसे बुरा होने से डरता है और सोचता है कि उसे शायद निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब प्रिंसिपल बस मुस्कुराते हैं और शांति से बात करते हैं। एड को शक होता है कि प्रिंसेस ने शायद उसकी रिपोर्ट कर दी है, लेकिन उसे राहत मिलती है जब उसे एहसास होता है कि प्रिंसिपल को उसके कामों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस एक्सपीरियंस से एड और भी सावधान हो जाता है। वो ओरिजिनल स्टोरी से चिपके रहने और उससे भटकने से बचने का फैसला करता है। जंगल में रहते हुए समय के साथ एड की सर्वाइवल स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। वो अच्छी क्वालिटी के तीर बनाने में माहिर हो जाता है और अपने तीरों पर मैजिक स्पेल्स लगाने के बारे में सोचने लगता है। एक शाम डिनर के लिए शिकार करने के बाद एड अपने टेंट की तरफ वापस जाता है। रास्ते में वो मेरिल्डे ट्री के नीचे बैठी एक लड़की को नोटिस करता है। ये वही लड़की है जिसने उसे ओपनिंग सेरेमनी में नोटिस किया था, जैनिका फेलोवर। जैनिका सेकेंड ईयर की जीनियस स्पिरिट सॉर्सरर है, उसी साल में जिसमें एड है। वो एड को देखती है और एक्साइट होकर उसके पास आती है। वो जोश से अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि मैजिकल मेरिल्डा ट्री ने उसके बारे में कहानियां उससे शेयर की हैं। पेड़ ने एड को जंगल में देखा है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से परेशान नहीं है। इससे एड को तसल्ली मिलती है और उसे शांति महसूस होती है। वो कैजुअली कहता है कि एक खतरनाक जंगली भेड़िए का दिल भी नरम हो सकता है। जैनिका एक पल के लिए हैरान होती है, लेकिन फिर उसकी बातों पर हंसने लगती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पूछती है कि क्या वो उस स्पिरिट को टच करना चाहता है जिसके साथ उसने दोस्त बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एड लेकिन जैनिका से और बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो पोलाइटली मना कर देता है, कहता है कि उसे उसके हाथ में स्पिरिट नहीं दिख रही और ये कहकर निकल जाता है कि वो इस एरिया में सिर्फ खाना जमा करने आया था। इतना कहकर वो चला जाता है। एड के जैनिका से दूरी बनाए रखने का असली रीजन ओरिजिनल स्टोरी में उसका इम्पोर्टेंट रोल है। वो जानता है कि जैनिका फेलोवर एक की कैरेक्टर है और उसके साथ कनेक्शन बनाने से स्टोरी लाइन बदल सकती है, जिससे गेम के इवेंट्स को नेविगेट करने के लिए उसके पास जो इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही एड दूर जाता है, जैनिका अपने स्पिरिट दोस्त एक जंगली भेड़िए मिल्डा, जो जंगल का गार्डियन है, को बुलाती है। वो मिल्डा के सहारे आराम से टिक जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो एड के बारे में सोचती है और उसे बहुत फैसिनेटिंग पाती है, बिल्कुल जैसा मेरिल्डा ने उसे पहले बताया था। भले ही वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने की पूरी कोशिश करती है, एड सिर्फ छोटे छोटे हाँ या ना में जवाब देता है। फिर भी उसे लगता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। अगली सुबह एड एकेडमी के लिए लेट होने से बचने के लिए बहुत मेहनत करता है। उसका शेल्टर कैंपस से दूर है, इसलिए वहां पहुंचना हमेशा एक चैलेंज होता है, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि उसके स्टैट्स इम्प्रूव होते रहते हैं। एड सब कुछ खुद करता है, अपने काम, अपने कपड़े धोना और ध्यान से अपने राशन और सप्लाईज को मैनेज करना। वो स्कॉलरशिप जीतने के लिए डिटर्मिन्ड है। जैनिका दूर से उसको देखे बिना नहीं रह पाती, उसके रूटीन को लेकर क्यूरियस रहती है। जब एड आखिरकार उसे नोटिस करता है तो वो चिल्लाता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों करती रहती है। वो जानना चाहता है कि क्या उसे पता भी है कि वो कौन है। एड रॉथ टेलर, एकेडमी का सबसे बदनाम और खतरनाक इंसान। एड लेकिन जैनिका के पोलाइट और फ्रेंडली नेचर के बावजूद उससे दूर रहने की कोशिश करता है। वो उसे बताती है कि वो उसे दूसरों के ओपिनियन के बेसिस पर जज नहीं करती, क्योंकि वो उसे सच में नहीं जानती। एड लेकिन सावधान रहता है। वो जानता है कि जैनिका भले ही भोली और मासूम दिखती हो, लेकिन वो एक्ट 1 की फाइनल बॉस है। एड डिसाइड करता है कि उसके ज्यादा करीब न जाना और जरूरत से ज्यादा उससे बात न करना ही सेफ है। अपने चैलेंजेस और मुश्किलों से परेशान होकर एड एक रिस्क लेता है और जैनिका से एक फेवर मांगता है। वो एक्साइट हो जाती है ये सोचकर कि ये कुछ इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जब एड पैसे मांगता है तो उसका मूड तुरंत बदल जाता है। पैसा जैनिका की कमजोरी है और एड ये गेम के लोड से जानता है।
वो एक गरीब बैकग्राउंड से आती है और अपनी स्कॉलरशिप बनाए रखने के लिए अपनी क्लास में टॉप पर रहने के लिए बहुत मेहनत करती है। उसके बिना वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगी। एक उदास चेहरे के साथ जानिका माफी मांगती है और चली जाती है, जिससे एड कन्फ्लिक्टेड फील करता है। 3 दिन बाद शिकार करते वक्त एड जानिका के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में सोचता है। उसे उससे पैसे मांगने का अफसोस होता है, लेकिन वो जानता है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन को बचाने के लिए उसके पास की कैरेक्टर से दूर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब वो अपने टेंट में वापस आता है और पर्दा उठाता है तो वो गेम के एक और इम्पॉर्टेंट फिगर को देखकर शॉक हो जाता है। लूसी मार्सेल, एक रेयर जीनियस और सबसे पावरफुल मेज, अंदर सो रही थी।